परिचय। पुस्तक वित्तीय सफलता प्राप्त करने में धन के मनोविज्ञान को समझने के महत्व पर प्रकाश डालने से शुरू होती है। यह इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय निर्णय शायद ही कभी तर्कसंगत सोच से प्रेरित होते हैं, बल्कि इसके बजाय हमारी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा मनी का मनोविज्ञान की प्रस्तावना पुस्तक में मानव व्यवहार और व्यक्तिगत वित्त के बीच जटिल संबंधों की खोज के लिए मंच तैयार करती है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने में धन के मनोविज्ञान को समझना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये समझ केवल सूचित वित्तीय निर्णय लेने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में भी है कि हमारी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हमारे विकल्पों को कैसे प्रभावित करती हैं। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि वित्तीय निर्णय शायद ही कभी अकेले तर्कसंगत सोच से प्रेरित होते हैं। इसके बजाय वे अक्सर भावनाओं, पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक कारकों के मिश्रण से प्रभावित होते हैं। इन कारकों में भय, लालच, आशावाद और निराशावाद आदि शामिल हो सकते हैं। इन प्रभावों को समझना सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक है जो किसी के लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित हों। आत्म जागरूकता का महत्व। परिचय में धन के मनोविज्ञान को समझने में आत्म जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया गया है। इसमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और वित्तीय व्यवहारों को पहचानना शामिल है। इन प्रवृत्तियों को स्वीकार करके व्यक्ति व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। भाग्य की भूमिका। पुस्तक वित्तीय परिणामों में भाग्य की भूमिका पर भी प्रकाश डालती है। हाउसल ने नोट किया कि भाग्य हमारी वित्तीय सफलताओं और असफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अक्सर हमारे नियंत्रण से परे होता है। यह एहसास व्यक्तियों को अपनी वित्तीय स्थितियों पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करने और अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने से बचने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, धन का मनोविज्ञान का परिचय वित्तीय सफलता प्राप्त करने में धन के मनोविज्ञान को समझने के महत्व पर जोर देता है। ये वित्तीय निर्णयों को संचालित करने वाले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों और इन जटिलताओं को नेविगेट करने में आत्म जागरूकता की भूमिका पर प्रकाश डालता है। पुस्तक पाठकों को अपने वित्तीय परिणामों पर भाग्य के प्रभाव को पहचानने और अपनी वित्तीय स्थितियों पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये परिचय पुस्तक के शेष भाग के लिए आधार तैयार करता है, जो धन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करता है तथा वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करता है। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। मॉर्गन हाउसल द्वारा मनी का मनोविज्ञान के पहले अध्याय का शीर्षक कोई भी पागल नहीं है। यह अध्याय इस बात को समझने के महत्व पर प्रकाश डालकर पुस्तक के बाकी हिस्सों के लिए स्वर निर्धारित करता है कि हर किसी का पैसे के बारे में अपना अनूठा दृष्टिकोण होता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि वित्त प्रबंधन के लिए कोई एक आकार फिक्स सभी दृष्टिकोण नहीं है, और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। पैसे पर अद्वितीय दृष्टिकोण। अध्याय इस बात पर चर्चा करके शुरू होता है कि कैसे लोगों के पैसे के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों, मूल्यों और लक्ष्यों से आकार लेते हैं। ये दृष्टिकोण पालन पोषण, शिक्षा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। लेखक ने कहा कि दृष्टिकोण में ये अंतर विभिन्न वित्तीय निर्णयों और परिणामों को जन्म दे सकते हैं। कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि वित्त प्रबंधन के लिए कोई एकल, सार्वभौमिक रूप से लागू दृष्टिकोण नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है, और जिसे अच्छा या बुरा वित्तीय निर्णय माना जाता है वह व्यक्ति से व्यक्ति में बहुत भिन्न हो सकता है। यह एहसास ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि वित्तीय सफलता केवल नियमों या सूत्रों के एक विशिष्ट सेट का पालन करने पर निर्भर नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझने का महत्व। अध्याय पैसे पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये पहचान कर कि हर किसी का अपना अनूठा दृष्टिकोण होता है, व्यक्ति व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। आत्म जागरूकता की भूमिका। अध्याय पैसे पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को समझने में आत्म जागरूकता के महत्व पर भी जोर देता है। इसमें किसी के अपने पूर्वाग्रहों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और वित्तीय व्यवहारों को पहचानना शामिल है।
इन प्रवृत्तियों को स्वीकार करके व्यक्ति व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष, संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का पहला अध्याय ये समझने के महत्व पर जोर देता है कि हर किसी का पैसे पर अपना अनूठा दृष्टिकोण होता है। ये पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि वित्त प्रबंधन के लिए कोई एकाकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। अध्याय पाठकों को आत्म जागरूकता विकसित करने और अधिक सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए पैसे पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय पुस्तक के बाकी हिस्सों के लिए मंच तैयार करता है, जो धन प्रबंधन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं की खोज करता है, वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीति प्रदान करता है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। मॉर्गन हाउसल द्वारा मनी का मनोविज्ञान के दूसरे अध्याय का शीर्षक भाग्य और जोखिम है। यह अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में भाग्य और जोखिम के बीच जटिल संबंधों पर गहराई से चर्चा करता है। लेखक का तर्क है कि भाग्य हमारे वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम अक्सर अपने वित्तीय जीवन पर आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव को कम आंकते हैं। भाग्य की भूमिका। अध्याय भाग्य की अवधारणा और हमारे वित्तीय जीवन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करके शुरू होता है। भाग्य अप्रत्याशित और अनियंत्रित घटनाओं को संदर्भित करता है जो हमारे वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इन घटनाओं में बाजार में उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी और अप्रत्याशित खर्च शामिल हो सकते हैं। लेखक नोट करता है कि भाग्य अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है और यह हमारी वित्तीय सफलता या विफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। भाग्य का कमांकलन। अध्याय में बताया गया है कि लोग अक्सर अपने वित्तीय जीवन पर भाग्य के प्रभाव को कम आंकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी क्षमताओं को देते हैं और अपनी असफलताओं का श्रेय बाहरी कारकों को देते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि भाग्य हमारी सफलताओं और असफलताओं दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक ने नोट किया है कि भाग्य को कम आंकने से अति आत्मविश्वास और सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो सकती है, जो अंततः वित्तीय आपदा का कारण बन सकती है। जोखिम की भूमिका। अध्याय में जोखिम की अवधारणा और भाग्य से इसके संबंध का भी पता लगाया गया है। जोखिम वित्तीय परिणामों की अनिश्चितता और अप्रत्याशितता को संदर्भित करता है। लेखक ने नोट किया है कि जोखिम और भाग्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाग्य हमारे वित्तीय निर्णयों के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अध्याय वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम को समझने और प्रबंधित करने के महत्व पर जोर देता है। विविधीकरण का महत्व। अध्याय में जोखिम प्रबंधन में विविधीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विविधीकरण में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश फैलाना शामिल है। इससे हमारे वित्तीय परिणामों पर भाग्य के प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की संभावना को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। धैर्य का महत्व। अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में धैर्य के महत्व पर भी जोर देता है। लेखक ने नोट किया है कि वित्तीय सफलता के लिए अक्सर दीर्घकालिक दृष्टिकोण और बाजार में उतार चढ़ाव और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अध्याय पाठकों को निवेश के लिए धैर्य और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने और अल्पकालिक बाजार अस्थिरता के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का दूसरा अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में भाग्य और जोखिम की भूमिका को समझने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय तर्क देता है कि भाग्य हमारे वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम अक्सर अपने वित्तीय जीवन पर आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव को कम आंकते हैं। अध्याय जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सफलता प्राप्त करने में विविधीकरण और धैर्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय वित्तीय निर्णय लेने की जटिलताओं को नेविगेट करने और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीति प्रदान करता है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। मॉर्गन हाउसल द्वारा मनी का मनोविज्ञान का तीसरा अध्याय कभी पर्याप्त नहीं की अवधारणा की खोज करता है, जहां लोग अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा अधिक के लिए प्रयास करते हैं। यह मानसिकता ऋण और वित्तीय तनाव के चक्र को जन्म दे सकती है। कभी पर्याप्त नहीं की अवधारणा। अध्याय कभी पर्याप्त नहीं की अवधारणा पर चर्चा करके शुरू होता है,
जहां लोग अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा अधिक के लिए प्रयास करते हैं। यह मानसिकता विभिन्न कारकों जैसे विलासिता के सामान की इच्छा, सामाजिक स्थिति की आवश्यकता या छूट जाने के डर फोमो से प्रेरित हो सकती है। लेखक नोट करता है कि यह मानसिकता ऋण और वित्तीय तनाव के चक्र को जन्म दे सकती है, क्योंकि लोग कभी संतुष्ट महसूस किए बिना लगातार अधिक के लिए प्रयास करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। अध्याय में ऐसे वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया गया है जो किसी के मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हों। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने से वित्तीय तनाव और निराशा हो सकती है। लेखक का सुझाव है कि लोगों को अधिक के लिए प्रयास करने के बजाय अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग्य की भूमिका। अध्याय में वित्तीय परिणामों में भाग्य की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। लेखक ने नोट किया है कि भाग्य वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और लोगों को वित्तीय निर्णय लेते समय इस बात से अवगत होना चाहिए। उनका सुझाव है कि लोगों को दूसरों की सफलता का अनुकरण करने की कोशिश करने के बजाय अपनी परिस्थितियों के आधार पर सूचित निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्म जागरूकता का महत्व। अध्याय में वित्तीय निर्णय लेने में आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर दिया गया है। लेखक ने नोट किया है कि लोगों को वित्तीय स्थितियों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें अपनी परिस्थितियों के आधार पर सूचित निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। उनका सुझाव है कि लोगों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भावना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्कर्ष। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का तीसरा अध्याय कभी पर्याप्त नहीं की अवधारणा की खोज करता है, जहां लोग अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा अधिक के लिए प्रयास करते हैं। अध्याय वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देता है जो किसी के मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होते हैं। वित्तीय परिणामों में भाग्य की भूमिका और वित्तीय निर्णय लेने में आत्म जागरूकता का महत्व। अध्याय 4 जटिल चक्रवृद्धि ब्याज। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित मनी के मनोविज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक संक्षिप्त चक्रवृद्धि ब्याज है, हमारे वित्तीय भविष्य पर चक्रवृद्धि ब्याज के गहन प्रभाव की पड़ताल करता है। यह अध्याय चक्रवृद्धि ब्याज के लाभों का लाभ उठाने के लिए जल्दी शुरू करने और लगातार निवेश करने के महत्व पर जोर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। अध्याय की शुरुआत चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए होती है, जहां एक छोटा सा प्रारंभिक आधार समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए आय को पुनर्निवेशित करके काम करता है, जिससे एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा होता है जो धन वृद्धि को गति देता है। लेखक बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे तर्क को धता बता सकता है, समय बीतने के साथ मामूली निवेश को महत्वपूर्ण धन में बदल सकता है। जल्दी शुरू करना और लगातार निवेश करना। अध्याय चक्रवृद्धि ब्याज के लाभों को अधिकतम करने के लिए जल्दी शुरू करने और लगातार निवेश करने के महत्व पर जोर देता है। समय के साथ नियमित रूप से निवेश करके व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की घातीय और वृद्धि क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि निवेश क्षितिज जितना लंबा होगा और योगदान जितना अधिक सुसंगत होगा, धन संचय पर चक्रवृद्धि का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। वॉरेन बफे का उदाहरण। लेखक चक्रवृद्धि की शक्ति को दर्शाने के लिए वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। बफे की सफलता का श्रेय न केवल उनके निवेश कौशल को जाता है, बल्कि उनके निवेश को चक्रवृद्धि करने के लिए उनके पास जो महत्वपूर्ण समय था, उसे भी दिया जाता है। ये चक्रवृद्धि के माध्यम से वित्तीय सफलता प्राप्त करने में धैर्य, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतर निवेश के महत्व को उजागर करता है। चक्रवृद्धि को नजरअंदाज करने के नुकसान। अध्याय चक्रवृद्धि की गैर सहज प्रकृति के कारण इसकी क्षमता को नजरअंदाज करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। कई निवेशक चक्रवृद्धि के सरल लेकिन शक्तिशाली प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए अल्पकालिक लाभ या जटिल रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चक्रवृद्धि की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके व्यक्ति समय के साथ स्थायी धन का निर्माण कर सकते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का चौथा अध्याय चक्रवृद्धि की परिवर्तनकारी शक्ति और वित्तीय भविष्य पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर गहराई से चर्चा करता है। जल्दी शुरुआत करके, लगातार निवेश करके और निवेश को बढ़ने के लिए समय देकर व्यक्ति दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए चक्रवृद्धि के लाभों का लाभ उठा सकते हैं। यह अध्याय निवेश और धन संचय के मामले में धैर्य,
अनुशासन और दीर्घ अवधि पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित करता है। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित मनी का मनोविज्ञान का 5वां अध्याय अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के अंतर पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि धन को बनाए रखने के लिए शुरू में इसे जमा करने की तुलना में अलग तरह के कौशल और रणनीतियों की जरूरत होती है। धन संचय करना। अध्याय की शुरुआत इस बात को स्वीकार करके होती है कि अमीर बनने और धन संचय करने में अक्सर जोखिम उठाना, आशावादी होना और सक्रिय रूप से अवसरों का पीछा करना शामिल होता है। जो लोग धन संचय करने का लक्ष्य रखते हैं, वे आमतौर पर विकास, विस्तार और अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के अवसरों को भुनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण की विशेषता उद्यमशीलता की भावना, जोखिम उठाने और विकास के लिए प्रेरणा है। धन बनाए रखना। इसके विपरीत अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि अमीर बने रहने के लिए मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत होती है। जबकि अमीर बनने में जोखिम उठाना और आशावादी होना शामिल हो सकता है, अमीर बने रहने के लिए अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है। जो लोग अपने धन को बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें विनम्रता, मितव्ययिता और जोखिम प्रबंधन जैसे कारकों को प्राथमिकता देने की जरूरत होती है। ये चरण धन को संरक्षित करने, अनावश्यक जोखिमों से बचने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में है। विनम्रता और मितव्ययिता का महत्व। अध्याय में धनवान बने रहने में विनम्रता और मितव्ययिता के महत्व पर जोर दिया गया है। धन को बनाए रखने में ये पहचानना शामिल है कि पिछली सफलता भविष्य की समृद्धि की गारंटी नहीं दे सकती है और आत्मसंतुष्टि से बचने के लिए विनम्रता की एक डिग्री आवश्यक है। संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन और अनावश्यक खर्चों को कम से कम करके धन संरक्षण में मितव्ययिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जोखिम प्रबंधन और दीर्घायु। अध्याय में धनवान बने रहने में जोखिम प्रबंधन और दीर्घायु के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। जो व्यक्ति अपने धन को संरक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए और तेजी से विकास पर स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। धन प्रबंधन में दीर्घायु में जीवित रहने की मानसिकता शामिल है, जहां ध्यान आर्थिक उतार चढ़ाव को सहने और लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर होता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, धन का मनोविज्ञान का 5वां अध्याय धनवान बनने और धनवान बने रहने के बीच के अंतरों पर प्रकाश डालता है। जबकि धन संचय करने में जोखिम उठाना और विकास उन्मुख रणनीतियां शामिल हो सकती हैं, धन को बनाए रखने के लिए विनम्रता, मितव्ययिता, जोखिम प्रबंधन और दीर्घायु पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन अंतरों को समझकर और तदनुसार अपनी वित्तीय रणनीतियों को अनुकूलित करके व्यक्ति धन प्रबंधन की जटिलताओं को समझ सकते हैं और स्थायी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, टेल्स यू विन। मॉर्गन हाउसल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 6वां अध्याय, जिसका शीर्षक टेल्स यू विन है, उस अवधारणा पर गहराई से चर्चा करता है जहां शेयर बाजार में निवेश करने वाले कुछ लोगों को महत्वपूर्ण लाभ होगा, जबकि अधिकांश को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह अध्याय दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने और बाजार में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहने के महत्व पर जोर देता है। निवेश में टेल्स को समझना। अध्याय टेल्स के विचार का परिचय देता है, जो निवेश में परिणामों के वितरण की सबसे दूर की छोर का प्रतिनिधित्व करता है। ये बताता है कि कुछ घटनाओं या निर्णयों का वित्तीय परिणामों पर असंगत प्रभाव हो सकता है, जबकि बाजार में अधिकांश दिन निवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये दुर्लभ, चरम घटनाएं हैं जो पर्याप्त लाभ या हानि का कारण बन सकती है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य का महत्व। अध्याय निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि निवेश में सफलता हर दिन सही निर्णय लेने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के लिए तैयार रहने के बारे में है जो वित्तीय परिणामों को आकार दे सकते हैं। लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करके और बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान धैर्य रखकर निवेशक इन टेल इवेंट से लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव और तैयारी। अध्याय निवेशकों को बाजार में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि जबकि अल्पकालिक बाजार की गतिविधियां दीर्घकालिक निवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकती हैं, महत्वपूर्ण बाजार बदलावों के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। निवेश में भाग्य और मौके की भूमिका को स्वीकार करके व्यक्ति बाजार की अनिश्चितताओं को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और संभावित लाभ के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।
जोखिम और अवसर को अपनाना। अध्याय निवेशकों को जोखिम को स्वीकार करने और बाजार में उतार चढ़ाव को खतरों के बजाय अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सुझाव देता है कि घाटे के बावजूद भी महत्वपूर्ण लाभ की संभावना के लिए खुला रहना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की ओर ले जा सकता है। निवेश में टेल्स की भूमिका को समझकर व्यक्ति अपने निवेशों के प्रबंधन के लिए अधिक लचीला और अनुकूल दृष्टिकोण अपना सकते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का छठा अध्याय टेल्स यू विन की अवधारणा की खोज करता है, जहां निवेशकों का एक छोटा प्रतिशत महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव कर सकता है जबकि अन्य को नुकसान का सामना करना पड़ता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने, बाजार में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहने और जोखिम और अवसर को अपनाने के महत्व पर जोर देकर यह अध्याय उन निवेशकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो शेयर बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करना चाहते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कल्पना करें कि आजादी का मतलब सिर्फ बॉस न होना नहीं है, बल्कि जीवन में विकल्प होना है। यही मनी का मनोविज्ञान के अध्याय 7 का मूल विचार है। यहाँ इसका विश्लेषण दिया गया है। वित्तीय आजादी सिर्फ पैसे से ज्यादा है। पैसा एक साधन है और वित्तीय आजादी का मतलब है उस साधन का इस्तेमाल करके विकल्प बनाना। इसका मतलब सिर्फ पैसे का एक बड़ा ढेर होना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा होना है, ताकि आप अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय ले सके, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए आपको क्या करना है। अपने जुनून को पूरा करने की आजादी। वित्तीय आजादी आपको अपने सपनों का पीछा करने की अनुमति देती है, चाहे वह व्यवसाय शुरू करना हो, दुनिया की यात्रा करना हो या बस किसी शौक को पूरा करने के लिए समय निकालना हो। जब आप सिर्फ जीवित रहने के लिए किसी नौकरी से बंधे नहीं होते, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको वास्तव में क्या संतुष्टि देता है। त्याग नहीं, विकल्प बनाना। किताब में तर्क दिया गया है कि सच्ची आजादी का मतलब अत्यधिक मितव्ययिता या अभाव नहीं है। यह आपकी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने और अपने पैसे के साथ स्मार्ट विकल्प बनाने के बारे में है, ताकि आपके पास वह जीवन जीने की लचीलापन हो जो आप चाहते हैं। अपना दृष्टिकोण बदलना। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। ये स्वस्थ धन संबंधी आदतें विकसित करने और धन प्रबंधन के प्रति सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के बारे में है। वित्तीय कल्याण के साथ आने वाली स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मार्ग पर प्रेरित रहने की अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ एक सादृश्य है। वित्तीय स्वतंत्रता एक बड़े टूल बॉक्स की तरह है। आपके पास जीवन में विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए सही उपकरण, पैसा होंगे और यह चुनने की स्वतंत्रता होगी कि किन परियोजनाओं, आपके जुनून और लक्ष्य पर काम करना है। याद रखें, स्वतंत्रता एक रात में मिलने वाली उपलब्धि नहीं है। यह एक सुरक्षित और संतुष्टिदायक भविष्य बनाने के लिए अपने पैसे के साथ लगातार सकारात्मक विकल्प बनाने के बारे में है। अध्याय 8 कार में बैठा आदमी विरोधाभास। यह अध्याय कार में बैठा आदमी विरोधाभास की अवधारणा पर चर्चा करता है, जहां लोग अक्सर अपनी वित्तीय आदतों में छोटे बदलावों के अपने समग्र वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्यादा आंकते हैं। यह महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार प्राप्त करने के लिए छोटे लगातार बदलाव करने के महत्व पर जोर देता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। पैसे के मनोविज्ञान से कार में बैठा आदमी विरोधाभास इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे व्यक्ति अक्सर प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए भौतिक संपत्ति की तलाश करते हैं, यह मानते हुए कि विलासिता की वस्तुओं के मालिक होने से उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। हालांकि विरोधाभास से पता चलता है कि असली धन वित्तीय विवेक में निहित है, जहां धन को असाधारण खरीद के माध्यम से नहीं बल्कि अनावश्यक विलासिता पर खर्च न की गई संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह अध्याय स्पष्ट उपभोग पर वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने, विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों और वास्तविक धन और सुरक्षा के मार्ग के रूप में संपत्तियों की संचय की वकालत करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह विरोधाभास वित्तीय आदतों में छोटे बदलावों के समग्र वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को अधिक आंकने की मानवीय प्रवृत्ति में निहित है। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर मानते हैं कि एक शानदार कार का मालिक होने से वे दूसरों के बीच कूल या प्रशंसनीय दिखेंगे। हालांकि वास्तव में अन्य लोग शायद ही कभी कार चलाने वाले व्यक्ति पर ध्यान देते हैं और इसके बजाय कार पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं।
ये घटना भौतिक संपत्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं जैसे बड़े घर, गहने और महंगे कपड़ों तक फैली हुई है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि लोग आमतौर पर दूसरों से सम्मान पाने की आकांक्षा रखते हैं और विनम्रता, शालीनता, बुद्धिमत्ता और सहानुभूति भौतिक संपत्तियों की तुलना में अधिक सम्मान उत्पन्न करती है। यह पाठकों को वित्तीय निर्णय लेने के लिए व्यवहार केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अल्पकालिक सोच से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी सोच में खामियों और हमारे वित्तीय विकल्पों के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचान कर हम अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। संक्षेप में, कार में बैठे व्यक्ति का विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन और सम्मान वित्तीय विवेक, विनम्रता और भौतिक संपत्ति के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। अध्याय 9, धन वह है जो आप नहीं देखते। 9वां अध्याय, धन वह है जो आप नहीं देखते, की अवधारणा पर चर्चा करता है, जहां धन का वास्तविक मूल्य उस वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता में निहित है जो ये प्रदान करता है, न कि वह भौतिक संपत्ति जो इसे खरीद सकता है। धन के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा धन का मनोविज्ञान का 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक धन वह है जो आप नहीं देखते है, ये समझने के महत्व पर जोर देता है कि वास्तविक धन भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता से परिभाषित होता है जो ये प्रदान करता है। यह अध्याय इस विडंबना को उजागर करता है कि लोग अक्सर धन का आकलन उस चीज से करते हैं जो वे देखते हैं, जैसे कि महंगी कारें, गहने या शानदार घर, लेकिन असली धन उन वित्तीय संपत्तियों में निहित है जो तुरंत दिखाई नहीं देती हैं। धन वह है जो आप नहीं देखते कि अवधारणा वित्तीय आदतों में छोटे बदलावों के समग्र वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को अधिक आंकने की मानवीय प्रवृत्ति में निहित है। लोग अक्सर मानते हैं कि उदाहरण के लिए एक शानदार कार का मालिक होना उन्हें कूल दिखाएगा या दूसरों द्वारा प्रशंसित करेगा। हालांकि वास्तव में अन्य लोग शायद ही कभी कार चलाने वाले व्यक्ति पर ध्यान देते हैं और इसके बजाय कार पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ये घटना भौतिक संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं जैसे बड़े घर, गहने और महंगे कपड़ों तक फैली हुई है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि लोग आमतौर पर दूसरों से सम्मान पाने की आकांक्षा रखते हैं और विनम्रता, शालीनता, बुद्धिमत्ता और सहानुभूति भौतिक संपत्तियों की तुलना में अधिक सम्मान उत्पन्न करती है। यह पाठकों को वित्तीय निर्णय लेने के लिए एक व्यवहार केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अल्पकालिक सोच से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारी सोच में खामियों और हमारे वित्तीय विकल्पों के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचान कर हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। संक्षेप में, धन वह है जो आप नहीं देखते अध्याय एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा धन और सम्मान वित्तीय विवेक, विनम्रता और भौतिक संपत्तियों के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। अध्याय 10, पैसे बचाएं। यह अध्याय पैसे बचाने और आपातकालीन निधि बनाने के महत्व पर जोर देता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बचत का एक बड़ा हिस्सा होने से मन की शांति और वित्तीय सुरक्षा कैसे मिल सकती है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित पैसे के मनोविज्ञान का अध्याय 10, जिसका शीर्षक पैसे बचाएं है, बचत और आपातकालीन निधि बनाने के महत्व पर केंद्रित है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बचत का एक बड़ा हिस्सा होने से मन की शांति और वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। यह अध्याय धन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और यह हमारे वित्तीय कल्याण को कैसे प्रभावित करता है, इसे समझने में महत्वपूर्ण है। अध्याय पैसे बचाने के महत्व पर प्रकाश डालकर शुरू होता है। यह इस बात पर जोर देता है कि धन बनाने का आय या निवेश रिटर्न से बहुत कम लेना देना है और बचत दर से बहुत अधिक लेना देना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचत स्वाभाविक रूप से निवेश के रूप में अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि वे गारंटीकृत होती हैं, जबकि निवेश रिटर्न स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा होता है। अध्याय आपके द्वारा खर्च किए गए धन के बाद संचित बचे हुए हिस्से की अवधारणा पर भी चर्चा करता है। यह इस विचार को संदर्भित करता है कि धन का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आपके पास जो है उसके साथ मितव्ययी और कुशल होना है। यह पाठकों को अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय अपने खर्च को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखक बचत में विनम्रता के महत्व पर भी जोर देता है।
उनका तर्क है कि बचत बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक आय बढ़ाना नहीं बल्कि विनम्रता बढ़ाना है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहना और दूसरों के साथ बने रहने की जरूरत महसूस न करना। वह उच्च आत्मसम्मान रखने के मूल्य पर भी प्रकाश डालता है जो स्टेटस सिंबल या बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करता है। अध्याय बचत के कुशन के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। यह पाठकों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही उनके मन में कोई विशिष्ट लक्ष्य न हो। ये दृष्टिकोण सुरक्षा और मन की शांति की भावना प्रदान करता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को अप्रत्याशित खर्चों या वित्तीय असफलताओं के अनुकूल होने की अनुमति देता है। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का अध्याय 10 पैसे बचाने और आपातकालीन निधि बनाने के महत्व पर जोर देता है। यह मन की शांति और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में बचत का कुशन रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय दूसरों के साथ बराबरी करने या अधिक धन कमाने की कोशिश करने के बजाय विनम्रता और जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहने के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय 11 उचित ग्रेटर देन तर्कसंगत। 11वें अध्याय में उचित ग्रेटर देन तर्कसंगत की अवधारणा पर चर्चा की गई है, जहां कारण और तर्क के आधार पर वित्तीय निर्णय लेना अक्सर सख्त वित्तीय नियमों या सूत्रों का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा पैसे के मनोविज्ञान के अध्याय 11, जिसका शीर्षक उचित ग्रेटर देन तर्कसंगत है, सख्त वित्तीय नियमों या सूत्रों के बजाय कारण और तर्क के आधार पर वित्तीय निर्णय लेने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में काफी उचित होने के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यह अधिक यथार्थवादी है और लंबे समय तक रणनीति के साथ बने रहने की संभावना को बढ़ाता है। अध्याय की शुरुआत इस बात पर चर्चा करके होती है कि अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के बारे में अधिकांश पूर्वानुमान कैसे भयानक होते हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। यह इस बात पर जोर देता है कि लोग अपनी समग्र वित्तीय स्थिति पर वित्तीय आदतों में छोटे बदलावों के प्रभाव को अधिक आंकते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय निर्णय लेते समय ठंडे दिमाग से तर्कसंगत होने की कोशिश करने की तुलना में अधिकतर उचित होने का लक्ष्य रखना बेहतर काम करता है। लेखक का तर्क है कि तर्कसंगत होना थका देने वाला है और लोग तर्कसंगत या तर्कहीन नहीं होते, वे इंसान हैं। लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सामाजिक दबावों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसका मतलब है कि वित्तीय निर्णय सिर्फ वित्तीय डेटा से परे कारकों से प्रभावित होते हैं। अध्याय में वित्तीय निर्णय लेने में विनम्रता के महत्व पर भी चर्चा की गई है। ये सुझाव देता है कि बचत बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक आय बढ़ाना नहीं बल्कि विनम्रता बढ़ाना है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहना और दूसरों के साथ बने रहने की जरूरत महसूस न करना। अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि समय के साथ पैसा कमाने की ऐतिहासिक संभावनाएं बढ़ती हैं और जो कुछ भी आपको खेल में बनाए रखता है उसका मात्रात्मक लाभ होता है। इसका मतलब है कि कठिन समय के दौरान भी रणनीति पर टिके रहना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का अध्याय 11 वित्तीय निर्णय लेने में काफी उचित होने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि यह अधिक यथार्थवादी है और लंबे समय तक रणनीति के साथ बने रहने की संभावना को बढ़ाता है। अध्याय विनम्रता, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और वित्तीय निर्णय लेने में वित्तीय डेटा से परे कारकों पर विचार करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अध्याय 12 आश्चर्य। यह अध्याय अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने और वित्तीय आश्चर्यों से निपटने के लिए एक योजना बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित पैसे के मनोविज्ञान का अध्याय 12, जिसका शीर्षक आश्चर्य है, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने और वित्तीय आश्चर्यों से निपटने के लिए एक योजना बनाने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय धन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और यह हमारे वित्तीय कल्याण को कैसे प्रभावित करता है, इसे समझने में महत्वपूर्ण है। यह अध्याय अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने के महत्व पर प्रकाश डालकर शुरू होता है। यह इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय बाजार स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और अप्रत्याशित घटनाएं हमारे वित्तीय जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। लेखक का तर्क है कि लोग अक्सर ऐसी घटनाओं की संभावना को कम आंकते हैं और जब वे घटित होती हैं तो चौंक जाते हैं। अध्याय आश्चर्य की अवधारणा पर भी चर्चा करता है और यह वित्तीय निर्णय लेने से कैसे संबंधित है।
यह इस बात पर जोर देता है कि लोग अपनी समग्र वित्तीय स्थिति पर वित्तीय आदतों में छोटे बदलावों के प्रभाव को अधिक आंकते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय निर्णय लेते समय ठंडे दिमाग से तर्कसंगत बनने की कोशिश करने की तुलना में ज्यादातर उचित होने का लक्ष्य रखना बेहतर काम करता है। लेखक वित्तीय निर्णय लेने में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। ये सुझाव देता है कि समय के साथ पैसा बनाने की ऐतिहासिक संभावनाएं बढ़ती हैं और जो कुछ भी आपको खेल में बनाए रखता है उसका मात्रात्मक लाभ होता है। इसका मतलब है कि कठिन समय के दौरान भी रणनीति पर टिके रहना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का अध्याय 12 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने और वित्तीय आश्चर्यों से निपटने के लिए एक योजना बनाने के महत्व पर जोर देता है। ये वित्तीय निर्णय लेने में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने और ज्यादातर उचित होने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अध्याय 13, त्रुटि के लिए स्थान। 13वां अध्याय हमारी वित्तीय योजनाओं में त्रुटि के लिए मार्जिन रखने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहने के महत्व पर जोर देता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा पैसे के मनोविज्ञान के अध्याय 13, जिसका शीर्षक त्रुटि के लिए स्थान है, हमारी वित्तीय योजनाओं और निर्णय लेने में सुरक्षा के लिए मार्जिन या त्रुटि के लिए स्थान रखने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अध्याय ब्लैक जैक में कार्ड काउंटिंग की अवधारणा पर चर्चा करके शुरू होता है। कार्ड काउंटर समझते हैं कि वे निश्चितता का नहीं बल्कि बाधाओं का खेल खेल रहे हैं। जब बाधाएं उनके पक्ष में होती हैं तो वे अधिक दांव लगाते हैं और जब वे नहीं होती हैं तो कम दांव लगाते हैं। ये रणनीति विनम्रता पर निर्भर करती है, ये स्वीकार करते हुए कि आप निश्चितता के साथ हर परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। फिर लेखक मूल्य निवेश के जनक बेंजामिन ग्राहम द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा के मार्जिन की अवधारणा का परिचय देते हैं। यह अवधारणा बताती है कि वित्तीय निर्णय लेने में त्रुटि के लिए बफर या कमरा होना आवश्यक है। यह आपको बाधाओं और अनिश्चितताओं द्वारा शासित दुनिया में नेविगेट करने की अनुमति देता है, जिससे सटीक पूर्वानुमानों की आवश्यकता कम हो जाती है। अध्याय भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाते समय सुरक्षा के मार्जिन का उपयोग करने के महत्व पर भी चर्चा करता है। लेखक सुझाव देता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अप्रत्याशित घटनाओं को संभाल सकते हैं और फिर भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, ऐतिहासिक औसत से कम रिटर्न मान लेना समझदारी है। अध्याय आशावाद, पूर्वाग्रह और अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति के खतरों पर जोर देता है। ये लीवरेज के खिलाफ चेतावनी देता है, जो नियमित जोखिमों को संभावित बर्बादी में बदल सकता है। लेखक पाठकों को आय के एक ही स्रोत या बचत के लिए एक विशिष्ट कारण पर निर्भर रहने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके बजाय अपने खर्चों और संभावित भविष्य की जरूरतों के बीच एक अंतर बनाता है। अध्याय अज्ञात के लिए योजना बनाने के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। वित्तीय नियोजन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप हर खर्च या घटना की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं और अप्रत्याशित के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, जैसे आप विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत करेंगे। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का अध्याय 13 हमारी वित्तीय योजनाओं और निर्णय लेने में त्रुटि के लिए मार्जिन रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने, भविष्य की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता की सीमाओं को स्वीकार करने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 14, आप बदलेंगे। यह अध्याय व्यक्तिगत विकास की अवधारणा पर चर्चा करता है और बताता है कि समय के साथ हमारे वित्तीय लक्ष्य और प्राथमिकताएं अक्सर कैसे बदलती हैं। यह नई वित्तीय रणनीतियों और अवसरों के लिए लचीला और खुला रहने के महत्व पर जोर देता है। विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 14, जिसका शीर्षक आप बदलेंगे है, व्यक्तिगत विकास की अवधारणा पर गहराई से चर्चा करता है और बताता है कि समय के साथ हमारे वित्तीय लक्ष्य और प्राथमिकताएं कैसे विकसित होती हैं। यह अध्याय जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते समय लचीला और नई वित्तीय रणनीतियों और अवसरों के लिए खुला रहने के महत्व को रेखांकित करता है। अध्याय हमारे जीवन में परिवर्तन की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है, जिसमें हमारी वित्तीय परिस्थितियां, लक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जीवन में नए चरणों का अनुभव करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं और आकांक्षाएं बदलने की संभावना होती है। व्यक्तिगत विकास की यह गतिशील प्रकृति हमारी वित्तीय योजनाओं को तदनुसार समायोजित करने के लिए अनुकूलनशीलता और खुलेपन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
लेखक जीवन चक्र निवेश की अवधारणा पर चर्चा करता है, जो यह मानता है कि जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय जरूरतें और जोखिम सहनशीलता अलग अलग होती है। युवा व्यक्तियों में जोखिम सहन करने की क्षमता अधिक हो सकती है और निवेश का क्षितिज लंबा हो सकता है, जबकि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचने वाले लोग पूंजी संरक्षण और आय सृजन को प्राथमिकता दे सकते हैं। वित्तीय प्राथमिकताओं में इन बदलावों को समझना हमारी उभरती जरूरतों के अनुरूप सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। अध्याय परिवर्तन को अपनाने और अपनी वित्तीय रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहने के महत्व को भी छूता है। यह पाठकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहन करने की क्षमता और निवेश रणनीतियों की नियमित समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों और आकांक्षाओं के अनुरूप बने रहें। ये सक्रिय दृष्टिकोण व्यक्तियों को बदलती बाजार स्थितियों, व्यक्तिगत मील के पत्थर और अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल होने की अनुमति देता है। इसके अलावा अध्याय पिछले अनुभवों से सीखने और भविष्य के वित्तीय निर्णयों को सूचित करने के लिए उनका उपयोग करने के मूल्य पर जोर देता है। हमारी सफलताओं और असफलताओं पर चिंतन करने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जो हमें धन प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और ऐसी रणनीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है जो हमारे उभरते लक्ष्यों और मूल्यों के अनुकूल हों। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का अध्याय 14 हमारी वित्तीय यात्रा में परिवर्तन की अनिवार्यता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में लचीला, खुले दिमाग वाला और सक्रिय होने के महत्व को रेखांकित करता है। व्यक्तिगत विकास को अपनाकर अपनी वित्तीय रणनीतियों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करके तथा अपने अनुभवों से सीखकर हम परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं तथा ऐसे सुविचारित निर्णय ले सकते हैं जो हमारे बदलते वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का समर्थन करते हों। अध्याय 15 कुछ भी मुफ्त नहीं है। 15वां अध्याय इस अवधारणा पर प्रकाश डालता है कि जीवन में कुछ भी वास्तव में मुफ्त नहीं है और हर वित्तीय निर्णय के साथ एक लागत या समझौता जुड़ा होता है। विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 15, जिसका शीर्षक कुछ भी मुफ्त नहीं है, इस मूलभूत अवधारणा पर प्रकाश डालता है कि जीवन में कुछ भी, विशेष रूप से वित्त के क्षेत्र में, वास्तव में मुफ्त नहीं है। यह अध्याय इस विचार को रेखांकित करता है कि हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक वित्तीय निर्णय एक लागत या समझौता लेकर आता है, जो हमारे द्वारा अपने विकल्पों के लिए चुकाई जाने वाली कीमत को समझने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय इस बात पर जोर देकर शुरू होता है कि जीवन के कई पहलुओं की तरह सफल निवेश भी एक कीमत मांगता है। जबकि निवेश की मुद्रा केवल डॉलर और सेंट नहीं है, इसमें अस्थिरता, भय, संदेह, अनिश्चितता और पछतावा शामिल है। इन तत्वों को अक्सर तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक कि हम वास्तविक समय में उनका सामना नहीं करते हैं, जो वित्तीय निर्णयों के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हाउसल हमारे वित्तीय लक्ष्यों के लिए कीमत चुकाने की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक नई कार की चाहत या निवेश पर एक विशिष्ट वार्षिक रिटर्न का लक्ष्य रखने के उदाहरण का उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक नई कार के लिए भुगतान करना, एक सस्ता विकल्प खोजना या चोरी का सहारा लेना, वित्तीय निर्णयों में लागत और लाभ का वजन करना शामिल है। इसी तरह निवेश में उच्च वार्षिक रिटर्न का लक्ष्य रखने के लिए अस्थिरता और उथल-पुथल को स्वीकार करना आवश्यक है, जो संभावित रूप से उच्च रिटर्न की कीमत का हिस्सा है। अध्याय कुछ निवेशकों की प्रवृत्ति को भी छूता है, जो शामिल जोखिमों को पूरी तरह से समझे या स्वीकार किए बिना उच्च रिटर्न की तलाश करते हैं। कई व्यक्ति निवेश की चुनौतियों को दरकिनार करने के उद्देश्य से रणनीतियों को अपनाकर अस्थिरता और अनिश्चितता की कीमत चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि हाउसल चेतावनी देते हैं कि सफल निवेश की आवश्यक लागतों को दरकिनार करने का प्रयास अक्सर लंबे समय में अधिक नुकसान की ओर ले जाता है। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान का अध्याय 15 एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम जो भी वित्तीय निर्णय लेते हैं, उसकी एक कीमत होती है। हमारे वित्तीय विकल्पों में शामिल ट्रेड ऑफ को समझना और स्वीकार करना सूचित निर्णय लेने और निवेश की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। ये स्वीकार करके कि जीवन में कुछ भी सचमुच मुफ्त नहीं है और वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक लागत का भुगतान करने के लिए तैयार रहकर व्यक्ति अपने वित्तीय निर्णय अधिक स्पष्टता और लचीलेपन के साथ ले सकते हैं। अध्याय 16 आप और मैं। यह अध्याय हमारे वित्तीय जीवन में रिश्तों और सामाजिक संबंधों के महत्व की खोज करता है। ये हमारे वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए मजबूत रिश्ते और नेटवर्क बनाने के महत्व पर जोर देता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं।
पैसे के मनोविज्ञान में अध्याय 16 आप और मैं के मुख्य बिंदु हैं। अलग खेल खेलने वाले लोगों से वित्तीय संकेत लेने से सावधान रहें। जब पैसे की बात आती है तो हर किसी के अपने अलग अनुभव, पृष्ठभूमि और लक्ष्य होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो समझ में आता है वह दूसरे के लिए समझ में नहीं आ सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है वह जोखिम और इनाम के बारे में अलग तरह से सोचता है, जबकि अमीर व्यक्ति बड़ा हुआ है। एक महामंदी में सब कुछ खो देने वाले स्टॉक ब्रोकर का दृष्टिकोण उस तकनीकी कर्मचारी से बहुत अलग है जो केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को जानता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी तुलना दूसरों से न करें या ऐसे लोगों से वित्तीय सलाह न लें जो बहुत अलग जीवन स्थितियों में हैं। आपसे अलग खेल खेलने वाले लोगों से वित्तीय संकेत लेने से सावधान रहें। अपनी खुद की गेम प्लान बनाएं। दूसरों को प्रभावित करने या उनके खर्च के साथ तालमेल रखने की कोशिश करने के बजाय एक वित्तीय योजना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके अपने लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित हो। हर कोई अलग अलग खेल खेलता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग बुल मार्केट में महंगे शेयर खरीदते हैं क्योंकि यह उनके लक्ष्यों के लिए समझ में आता है, जबकि अन्य शेयर बाजार से पूरी तरह बचते हैं। कुंजी अपनी खुद की व्यक्तिगत वित्तीय पहचान ढूंढना और अपने नियमों से खेलना है, किसी और के नहीं। खुशी संतोष से आती है, तुलना से नहीं। सच्ची खुशी और संतुष्टि आपकी अपनी स्थिति से संतुष्ट होने से आती है, दूसरों को पछाड़ने या प्रभावित करने की कोशिश करने से नहीं। लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसे पाने का सबसे तेज तरीका है। दयालुता, सहानुभूति और सम्मान धन के भौतिक प्रदर्शन से अधिक मूल्यवान है। संक्षेप में, यह अध्याय दूसरों की नकल करने या उनसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बजाय अपनी खुद की अनूठी परिस्थितियों और लक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्तिगत वित्तीय योजना तैयार करने के महत्व पर जोर देता है। वित्तीय खुशी का मार्ग संतोष पाने में निहित है, दिखावे को बनाए रखने में नहीं। अध्याय 17 निराशावाद का प्रलोभन। 17वें अध्याय में निराशावाद के प्रलोभन की अवधारणा पर चर्चा की गई है, जहां लोग अक्सर नुकसान से बचने पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि वे संभावित लाभ से चूक जाते हैं। यह एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने और नए अवसरों के लिए खुले रहने के महत्व पर जोर देता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। पैसे के मनोविज्ञान के अध्याय 17 से निराशावाद के प्रलोभन की अवधारणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे लोग निराशावाद की कथित बुद्धिमत्ता और ध्यान खींचने वाली प्रकृति के कारण उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ एक विस्तृत और सरलीकृत व्याख्या दी गई है। मुख्य बिंदु: निराशावाद बनाम आशावाद। निराशावाद आशावाद की तुलना में अधिक चतुर और अधिक प्रेरक लगता है। यह अक्सर सबसे खराब स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आशावाद असफलताओं के बावजूद उज्जवल पक्ष को देखता है। ध्यान आकर्षित करने वाला स्वभाव: निराशावाद आशावाद की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि यह अक्सर खतरों की चेतावनी देता है, जिससे लोग अधिक चौकस और ग्रहणशील बनते हैं। अनुमान लगाने की प्रवृत्ति: निराशावादी अक्सर वर्तमान रुझानों को भविष्य में प्रोजेक्ट करते हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि बाजार कैसे अनुकूल होते हैं। ये चुनौतियों और परिस्थितियों में बदलाव के लिए अभिनव प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करता है। मानव अनुकूलनशीलता: इतिहास दिखाता है कि असफलताएं अचानक होती हैं, लेकिन प्रगति धीरे धीरे होती है। लोग खतरों का समाधान के साथ जवाब देते हैं, जिससे समय के साथ उन्नति और सुधार होते हैं। संतुलित दृष्टिकोण: अध्याय संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है, जहां नुकसान से बचना महत्वपूर्ण है, लेकिन संभावित लाभ और अवसरों के लिए खुला रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, निराशावाद का प्रलोभन नुकसान से बचने पर इस हद तक ध्यान केंद्रित करने के खिलाफ चेतावनी देता है कि कोई संभावित विकास और अवसरों से चूक जाए। यह एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने को प्रोत्साहित करता है जो वित्तीय निर्णय लेने में जोखिम और लाभ दोनों पर विचार करता है। अध्याय 18 जब आप किसी भी बात पर विश्वास करेंगे। अंतिम अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और सीमाओं के बारे में जागरूक होने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह विविध दृष्टिकोणों की तलाश करने और नई जानकारी और अंतर्दृष्टि के लिए खुले रहने के मूल्य पर जोर देता है। पैसे के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। यहाँ पैसे के मनोविज्ञान में अध्याय 18 जब आप किसी भी बात पर विश्वास करेंगे के मुख्य बिंदुओं की विस्तृत और आसान व्याख्या दी गई है। पक्षपातपूर्ण विश्वासों का खतरा: जितना अधिक हम किसी चीज को सच होने के लिए बेताब होते हैं,
उतनी ही अधिक संभावना है कि हम उस कहानी पर विश्वास करेंगे जो उसके होने की संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की हमारी अधूरी समझ में अंतराल को भरने के लिए हमारे पास पूर्ण कथाएं बनाने की एक मजबूत प्रवृत्ति है। अति आत्मविश्वास और नियंत्रण का भ्रम। हम भाग्य और अनिश्चितता की भूमिका को कम करते हुए अपने स्वयं के कौशल और ज्ञान पर अधिक जोर देते हैं। इससे भविष्य की भविष्यवाणी करने और परिणामों को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता में अति आत्मविश्वास पैदा होता है, भले ही अंतर्निहित अप्रत्याशितता का सामना करना पड़े। कहानियों की शक्ति। कहानियाँ अक्सर ठंडे, कठोर आंकड़ों की तुलना में अधिक प्रेरक और ध्यान खींचने वाली होती हैं। हम उन कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे वांछित परिणामों की पुष्टि करती हैं, भले ही अंतर्निहित डेटा उनका समर्थन न करता हो। विनम्रता और खुलेपन का महत्व। अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना और विविध दृष्टिकोणों के लिए खुला रहना ठोस वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षपाती मान्यताओं, अति आत्मविश्वास और आकर्षक कथाओं पर निर्भरता के नुकसान से बचने के लिए एक विनम्र और अनुकूलनीय मानसिकता की आवश्यकता होती है। योजक चिन्ह। संक्षेप में, यह अध्याय व्यक्तिगत वित्त की बात आने पर हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और कहानियों की मोहक शक्ति के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर देता है। विनम्रता विकसित करके, विविध जानकारी की तलाश करके और बदलती परिस्थितियों के लिए खुले रहकर हम अधिक सूचित और तर्कसंगत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष। पुस्तक पैसे के मनोविज्ञान को समझने और यह हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर जोर देकर समाप्त होती है। यह पाठकों को एक कदम पीछे हटने, अपने स्वयं के वित्तीय पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों पर विचार करने और अपने वित्तीय कल्याण को बेहतर बनाने के लिए सचेत विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुल मिलाकर मनी का मनोविज्ञान एक विचारोत्तेजक और व्यवहारिक पुस्तक है जो मानव व्यवहार और व्यक्तिगत वित्त के बीच जटिल संबंधों की व्यापक समझ प्रदान करती है। हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पूर्वाग्रहों, दोषों और दृष्टिकोणों की खोज करके पुस्तक वित्तीय सफलता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक सलाह और रणनीतियां प्रदान करती है। कृपया मनी के मनोविज्ञान के इस विषय को विस्तृत और आसान तरीके से समझाएं। मनी का मनोविज्ञान का निष्कर्ष पुस्तक के अन्वेषण के सार को समाहित करता है कि मानव व्यवहार वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ एक विस्तृत लेकिन सरलीकृत व्याख्या दी गई है। मुख्य बिंदु। व्यवहारिक प्रभावों को समझना। पुस्तक ये समझने के महत्व पर जोर देती है कि मनोवैज्ञानिक कारक हमारे वित्तीय विकल्पों को कैसे आकार देते हैं। अपने पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों को पहचानकर हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। सुधार के लिए आत्मचिंतन। पाठकों को अपने स्वयं के वित्तीय पूर्वाग्रहों और व्यवहारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पुस्तक वित्तीय कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आत्म जागरूकता को बढ़ावा देती है। सचेत निर्णय लेना। हमारे मनोवैज्ञानिक झुकावों की समझ के आधार पर सचेत विकल्पों की वकालत करके पुस्तक व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाती है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अन्वेषण। वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रहों, खामियों और दृष्टिकोणों की गहन जांच के माध्यम से पुस्तक वित्तीय सफलता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक सलाह और रणनीति प्रदान करती है। व्यवहारिक मार्गदर्शन। पुस्तक व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करती है। पाठकों को उनके वित्तीय परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। संक्षेप में, मनी का मनोविज्ञान एक विचारोत्तेजक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है जो मानव व्यवहार और वित्तीय विकल्पों के बीच जटिल अंतर संबंध को उजागर करता है। आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने, सचेत निर्णय लेने को बढ़ावा देने और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके ये पुस्तक पाठकों को उनके वित्तीय कल्याण को बढ़ाने और अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए उपकरण प्रदान करती है।